गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ग्रामर के अंदर जो टेंसेज हैं, जो 7 to 10 में पढ़ाता हूँ टेंसेज को, उसको स्टडी करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है और प्रेजेंट टेंस के अंदर हमने सिंपल प्रेजेंट, जिसका दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसका दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, और प्रेजेंट परफेक्ट, इसके साथ साथ जो आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब जो अगला टेंस आ रहा है वो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। अब इस टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये टेंस सिंपल प्रेजेंट की तरह ही बनाया जाता है, क्योंकि इसमें साधारण जनरल थॉट्स होती हैं। लेकिन एक बात इसमें समझने की ज़रूरत होगी आपको कि दो टेंस, पूरे 12 टेंसेज में 2 टेंस ऐसे होते हैं जिसके अफर्मेटिव में, मैं पहले भी बता चुका हूँ ये, जिसके अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बाकी अन्य जो 10 टेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। तो एक तो सिंपल प्रेजेंट और एक सिंपल पास्ट, इनके अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। फिर उसके बाद जब इनमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाए जाते हैं तब इनमें हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान अगर बात करें तो पहचान 2 तरीके होते हैं, हर बार मैंने बोला है। या तो उसके वर्ड के आखिर में या उस सेंटेंस के आखिर में कुछ ऐसी पहचान मिल जाए जिससे हम कह सकें कि ये तो वो टेंस है, या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकें, उसके गुणों को समझ सकें। तो जैसे कि पास्ट टेंस में सबसे पहले इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भूतकाल में पाया जाता है। यानी कि कोई काम आपने भूतकाल में बीते हुए समय में किया है तो वो सिंपल पास्ट में होता है। या फिर ऐसे वाक्यों के अंत में आ, या, ई, ये, या, ता, था, था, ते थे, ती थी आदि आते हैं। कैसे? जैसे मैंने खाना खाया, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, तो लास्ट में या शब्द आया। वह मेरे घर आई, ई शब्द आया। वह उसके घर जाता था, था गया। तो या तो ये शब्द मिल जाएंगे तो सीधे ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है। वरना कोई काम आपने पास्ट में किया, भूतकाल में किया, ऐसा प्रतीत आपको हो रहा है तो वो सिंपल पास्ट है। तो अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के पैटर्न की बात कर लें। तो पैटर्न में सबसे पहले सब्जेक्ट आपको दिख रहा है। फिर मैंने कहा कि इसके अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है उसके बाद। फिर उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स तो कॉमन ही होते हैं, तो आएंगे। अगर आपको ऑब्जेक्ट मिलता है उसमें तो लिख दीजिए, अदर वर्ड्स मिलते हैं तो लिख दीजिए, नहीं मिलते हैं तो छोड़ दीजिए। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, उसने कल मुझे एक कलम दिया। तो उसने मुझे एक कल कलम दिया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? उसने। क्यों? क्योंकि कलम देने वाला तो उसने ही है और दिया किसे है? मुझे। तो सब्जेक्ट तो हुआ उसने और ऑब्जेक्ट हुआ मुझे।
दिया एक वर्ब है, देना, गिव, गेव, गिवन, तो ये वर्ब हो गई। और एक कलम, ये आपका कई बार सेंटेंस में क्या है, दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों में फर्क बता देता हूं। अगर आपने कोई काम किया है, उसका परिणाम डायरेक्ट जिस पे पड़ता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट जिस पे पड़ता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कैसे? उसने कलम दिया है तो किसको दिया? मुझे, तो मुझे सब तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या दिया है? कलम दिया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इस चीज को आपने दिया, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखते हैं। तो सबसे पहले उसने की इंग्लिश, अब उसने की तो दो इंग्लिश होती है प्रोनाउन चार्ट में मैं पढ़ा चुका हूं, ही और सी। अगर लड़की है तो ही सी आएगा और लड़का है तो ही आएगा। तो दिया शब्द आ रहा है, उसने कल मुझे एक कलम दिया। तो इस सेंटेंस के हिसाब से तो हमें नहीं पता चल रहा कि वो लड़का है या लड़की है, क्योंकि यहाँ पे लड़का भी दे सकता है पेन तो, और लड़की भी दे सकती है। तो वो आपकी मर्जी, आप ही लगाएं सी लगाएं। लेकिन जब हम अपनी तरफ से इंग्लिश बनाते हैं तब हमें सेंटेंस में पता होता है हम किसकी बात कर रहे हैं, लड़की की बात कर रहे हैं या लड़के की बात कर रहे हैं, तब आप उसके अकॉर्डिंग लगाएं। तो जैसे जिसने भी इसको लिखा है तो उसने इसको लड़का माना है, इसलिए इसने क्या कर दिया? ही। अब सेकंड फॉर्म गिव की, गेव, और ऑब्जेक्ट मुझे है तो मुझे ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन चार्ट में मी आता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया एक पेन, तो ए पेन, और कल जो है वो टाइम है, तो इस टाइम को हमने यस्टरडे के रूप में लिख दिया। आगे है मैं इस घर में रहता था, लास्ट में क्या आ गया? था। मीन्स ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। समझ में आ गया? मैं इस घर में रहता था, ये सिंपल पास्ट है। तेरे को टेंस आते हैं क्या भाई? टेंस आते हैं? नहीं आते तो सुन ले। हाँ सुन ले, लिख बाद में लेना। तो गीत गा रहा हूं मैं। तो यहां पे मैं इस घर में रहता था, तो यहां पे क्या हुआ? मैं क्या है? प्रोनाउन चार्ट में याद करो, मैं और मैंने, इसकी इंग्लिश लिखवाई थी, आई होता है। सब्जेक्ट कॉलम में आया, सब्जेक्ट है। फिर वर्ब क्या है? रहना। तो रहना अगर वर्ब है तो लीव उसको इंग्लिश में कहते हैं। अब इस घर में जो है वो आपकी प्रीपोजिशन है, और इस घर में इस शब्द है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हर चीज के नाम होते हैं। ग्रामर में अगर पढ़ोगे क्या, बड़ी क्लास के बच्चे क्या करते हैं? पढ़ लेते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन हम रिमाइंड कराता रहता हूँ, अब याद तुम रखोगे तो काम आएगा, और नहीं रखोगे तो तुम्हारा काम नहीं आएगा। तो इशारा करने वाले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। तो आई सेकंड फॉर्म आना, रहता, लिव्ड, फिर प्रीपोजिशन इन, और इस घर, तो इस घर, इसके लिए इशारा कर रहे हैं तो दिस, और घर के लिए हाउस। ये इसकी इंग्लिश हो गई। अब नीचे रूल बता रखा है, एक वचन तथा बहुवचन दोनों में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। चाहे आप एक वचन लगाएं चाहे आप बहुवचन लगाएं, सब्जेक्ट में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट के भिन्न भिन्न नंबर या पर्सन के साथ वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट में होता था ना, फर्स्ट वर्ब लगानी है या फर्स्ट वर्ब में ऐसे यस लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव में आ जाते हैं। अगर अफर्मेटिव समझ में आ गया तो नेगेटिव में तो भाई कोई दिक्कतें होनी ही नहीं चाहिए। क्यों? सिर्फ एक नोट का ही तो प्रयोग करना है, बाकी तो वैसा का वैसा ही है। लेकिन सिंपल पास्ट में ध्यान रखना है, जब हम नोट लगाएंगे
तो हेल्पिंग वर्ब तो लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपने अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई थी, तो डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब है। और जब डिड लगेगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं रहेगी, फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ पैटर्न क्या बना नेगेटिव सेंटेंस में? पैटर्न बना सब्जेक्ट लगाओ, डिड नॉट लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स तो कॉमन है वो आगे लगेंगे। तो जैसे कि वह कल हॉकी नहीं खेला, तो वह की इंग्लिश क्या हो गई? ही हो गई। तो ही हो गई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ही लिख देंगे, क्योंकि इसमें देखो पता चल रहा है कि लड़का है। क्योंकि अगर लड़की होती तो क्या बोला जाता? खेली। वह कल हॉकी नहीं खेली, ऐसे होता। तो कई सेंटेंसेस में तो पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, लेकिन कईयों में नहीं पता चलता। तो यहाँ पे ही लिख दिया। अब नहीं शब्द आ गया सिंपल पास्ट में, तो डिड नॉट तो बनता है, तो डिड नॉट लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, प्ले, और क्या प्ले कर रहा है? हॉकी, तो हॉकी शब्द आ जाएगा। और टाइम है आपका कल, तो कल दो होते हैं, यस्टरडे और टुमारो। आने वाला कल टुमारो होता है, और जो बीत गया वो यस्टरडे होता है। तो ये तो बीता हुआ कल है, तो यानी कि यस्टरडे। लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, लास्ट में क्या आ रहा है? या, मीन्स सिंपल पास्ट बनता है, सिंपल पास्ट है। तो लड़कों की इंग्लिश द बॉयज। अब ये द शब्द तो बड़ा खतरनाक ही है भाई। क्यों है? क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, कोई भी इंग्लिश स्टार्ट करते हैं तो द तो लगाना जरूरी है, बनता है। पर ऐसा नहीं होता, इसका एक रूल होता है, एक खास बात होती है, तभी लगता है। वरना मैंने कई बार बच्चों को कहा आंसर सुना भाई, तो शुरुआत ही द से करेंगे, जैसे कोई भगवान का नाम ले दिया हो, द। अरे ऐसा नहीं है, इसकी खास बात क्या है? सिंपल सा एक रूल याद रखोगे तो बहुत आपके 70% तो आर्टिकल की ये प्रॉब्लम ही दूर कर देगा। बाकी कुछ रूल होते हैं वो आर्टिकल में पढ़े तो याद रहता है, और आर्टिकल भूल गए तो अब क्या करें। तो द की खास बात ये होती है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात कर रहे हो जिसको आप जानते हो, उससे आप परिचित हो, तो द लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि हम उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान को बाकी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से अलग करना चाहते हैं। कई बार बता चुका हूं, अगर किसी एक कुत्ते की बात कर रहे हो तो कुत्ते तो इस संसार में बहुत सारे हैं। तो अगर एक कुत्ते की बात करोगे कि कुत्ता क्या करता है? अजनबियों पे भौंकता है, तो सारे कुत्ते करते हैं। तो आपने किसी कुत्ते को अलग नहीं किया, अलग कुत्ते की बात नहीं कर रहे, आप सभी कुत्तों की बात कर रहे हो, तो वहां द नहीं लग सकता, क्योंकि आप तो हर कुत्ते की बात करने लग गए। लेकिन आप कहते हो, सामने आपके कोई कुत्ता खड़ा है और आप कहते हो ये कुत्ता काट लेता है, तो सामने वाले कुत्ते को आप जानते हो और कह रहे हो कि काट लेता है, तो वहां पे दिस नहीं लगाना है, द लगाना है, क्योंकि आप उसको जानते हो, आप उसकी आदत को जानते हो, इसलिए आप कह रहे हो कि ये कुत्ता है ना, ये काट लेता है, तो उसके लिए आप दिस नहीं लगा के क्या लगाओगे? द डॉग लगाओ। तो ऐसे इसने कहा लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, तो लड़कों का मतलब पूरे संसार के लड़कों की बात थोड़ी हो रही है यहाँ पे। आपके हॉस्टल में या आपके स्कूल में जो लड़के हैं उनको आपने काम दिया था पाठ याद करने का, और उन्होंने क्या नहीं किया? याद ही नहीं किया। तो उन लड़कों को तो आप जानते हो, तो द तो बनता है, द तो लगाना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे? द बॉयज। अकेले बॉयज नहीं लगाएंगे, द बॉयज लगाएंगे। ठीक है। फिर नेगेटिव शब्द है सिंपल पास्ट का, तो डिड नॉट लगाएंगे। फर्स्ट वर्ब याद करना है यानी कि लर्न लगाएंगे। और फिर अपना, अपने की इंग्लिश क्या होती है? रूल बताया था, जो भी सब्जेक्ट है उसका पोसेसिव केस। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? लड़कों। अब लड़कों की अगर बात करो तो लड़कों तो यानी कि बॉयज प्लूरल वर्ड है, और प्लूरल वर्ड का इसके लिए प्रोनाउन लड़कों के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? दे। और दे का पोसेसिव केस होता है दियर, तो आप दियर लगाएंगे।
और फिर उसके बाद में लेसन पाठ के लिए लगा दो। तो इस तरीके से इसकी इंग्लिश बनेगी। इसका रूल है नेगेटिव सेंटेंसेस में प्रत्येक कर्ता के साथ डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये इसका रूल है। आगे चलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की अगर बात करें तो रूल वही है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसके वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाता है, और एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसके वाक्य के बीच में WH वर्ड क्या, क्यों, कैसे, कब, किसने, कितना, कितनी, ऐसे वर्ड आते हैं। तो शुरू में जब क्या आ गया तो उसमें आपको डिड लगा के स्टार्ट कर देना है, और अगर आपका शुरू में क्या ना आ गए, वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे ये वर्ड आ गए, तो आपको वो WH वर्ड पहले लगाना है। तो यहाँ पे पैटर्न है, डिड लगाओ, फिर सब्जेक्ट लगाओ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। जैसे कि क्या तुम स्कूल गए थे, तो शुरू में क्या शब्द आया तो डिड लगा दिया, तुम आपका प्लूरल वर्ड है तो यू लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गए यानी कि गो लगा दिया, और किसी डेस्टिनेशन के लिए प्रीपोजिशन हमेशा टू आती है तो टू स्कूल आ गया। तुम्हारा भाई कल कहाँ गया, तो भाई बीच के वर्ड में कहाँ गया, बीच में क्या शब्द आ गया, कहाँ। अब ये तो WH वर्ड है तो वेयर लगाया, और वेयर लगाने के बाद में जो आपने ऊपर क्या वाला बनाया उसी की तरह से डिड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, तुम्हारा भाई। अब तुम्हारा शब्द तो पॉसेसिव केस है, और मैं बता चुका हूँ कि पॉसेसिव केस अकेला नहीं आता, नाउन के साथ आता है। तो भाई शब्द नाउन है तो तुम्हारा भाई पूरा लिखा जाएगा। तो तुम्हारा की इंग्लिश होती है योर, भाई की इंग्लिश होती है ब्रदर, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है तो गया की होती है गो, और फिर अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, अदर वर्ड्स में टाइम दे रखा है तो यस्टरडे, तो वो यस्टरडे लिख देंगे। तो पर्सनवाचक वाक्यों में डिड कर्ता से पहले लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फिर पहचान की अगर बात कर रहे हैं इसमें, तो पहचान में जैसे कि मैं बता चुका हूं कि जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो बोर्ड में, जैसे अभी बात करें तो बोर्ड में कोई एक सेंटेंस लिख के दे दिया जाएगा, ब्रैकेट में आपको वर्ब की फॉर्म लिख दी जाएगी फर्स्ट फॉर्म, और पूछा जाएगा इसमें क्या भरें, कौन सा टेंस भरें। तो उसके पहचान के लिए आप हिंदी तो दे ही नहीं जाएगी, तो उसके लास्ट में कुछ वर्ड होती हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, एडवर्बियल्स होते हैं। तो पहचान इस प्रकार के वाक्यों में निम्नलिखित एडवर्बियल्स का प्रयोग किया जाता है, यानी कि लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लॉन्ग एगो, समटाइम बैक, यस्टरडे, वंस, इन 2015 इत्यादि। ऐसे कुछ वर्ड आते रहते हैं सेंटेंस के लास्ट में। अगर ये सेंटेंस में कहीं पर भी आपको ये वर्ड नज़र आए तो आप समझें कि ये सिंपल पास्ट है, तो उस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल पास्ट का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ हिंदी तो दी नहीं होती है। तो इन वर्ड से हम पहचान सकते हैं। तो दो तरीके होते हैं टेस्ट में नंबर हासिल करने हैं। तो टेस्ट में हासिल करने हैं तो एक्सरसाइज तो ऐसे ही आती है कि सेंटेंस के अंदर आपको ये वर्ड मिल जाए तो आप सिंपल पास्ट का प्रयोग कर दें, और एक खुद आप किसी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, तब ये रूल है कि भाई कौन सा कहाँ क्या आएगा, कैसे क्या लगाना है, वैसे आपको ट्रांसलेट करना होगा। अब इसमें एक चीज़ जितनी भी पढ़ी हमने, सिंपल प्रेजेंट पढ़ लिया, सिंपल पास्ट पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, लेकिन एक चीज़ नहीं पढ़ी इसमें, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव कहीं पर भी नाम नहीं आया। तो देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में इतना ध्यान रखना है, अगर ये रूल याद रख लिया तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि जैसे कि इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती है, सब्जेक्ट से पहले। हर इंटेरोगेटिव में यही होता है, चाहे वो शुरू में क्या से बनता हो, चाहे वो बीच में WH वर्ड आता हो, हेल्पिंग वर्ब आपके सब्जेक्ट से पहले आएगा। अब नोट की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव में तो क्या होता है कि नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, नोट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, लेकिन इंटेरोगेटिव नेगेटिव में नोट जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो आप सब्जेक्ट से पहले लगा चुके होते हो, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी और नोट है वो सब्जेक्ट के बाद में आएगा।
अगर ऐसा आपने किया तो सेंटेंस आपका ऑटोमेटिकली इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या तुम स्कूल गए थे, अगर मैं इसको कर दूं क्या तुम स्कूल नहीं गए थे, तो आपके सामने डिड यू गो टू स्कूल है तो वो क्या बन जाएगा, डिड आ जाएगा, फिर यू आ जाएगा, फिर नोट आएगा, यानी डिड के साथ नोट नहीं आएगा। डिड यू नॉट गो टू स्कूल, ये सेंटेंस इस प्रकार से बन जाएगा। समझ में आ गया, डिड यू नॉट गो टू स्कूल। तो इसी को बस हमें याद रखना है कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनता है। तो ये आपका सिंपल पास्ट था। इस तरीके से हम सिंपल पास्ट को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और कुछ एडवर्बियल्स याद रख के हम इंग्लिश को देखकर ही बता सकते हैं कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। अगर आपको वर्ब की फॉर्म पूछी जाए क्या भरें कैसे भरें, तो इस तरीके से आपका वीडियो एंड होता है। होमवर्क को अच्छी तरीके से कर लें। गुड बाय बाय।